हेलो दोस्तों, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज आप सबके लेकर आए हैं यूपी ट्रिपल एस सी के लिए कंप्यूटर के प्रैक्टिस सेट। तो इसमें कुल 40 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन शामिल हैं। तो आज का सेशन आप सबके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हर एक टॉपिक जो भी एडवांस टॉपिक था सबको इसमें कवर किया गया है। ठीक है, तो सेशन को स्टार्ट करने से पहले आप सबको छोटा सा जानकारी बता दें कि यदि आप जूनियर असिस्टेंट एजीटीए या अन्य आगामी एग्ज़ाम जो कि यूपी ट्रिपल एस सी के थ्रू हो रहा है, तो कंप्यूटर और यूपी जीके के नोट्स के लिए आप सब डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कर लें या चैनल के होम पेज पर चले जाएं। वहां पर कॉन्टैक्ट नंबर होगा, आप वहां से संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, और जो आप सबका नोट्स है वो फुल एकदम कलरफुल में है और बहुत डीप में है। ठीक है, अगर आप सब नोट्स पढ़ते हैं और ये सब क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं, प्रैक्टिस सेट या अन्य किसी प्लेटफार्म का अपडेट देते हैं, तो आप सबका परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा होगा। ठीक है, क्योंकि आप जानते हैं सिलेबस के अकॉर्डिंग कंप्यूटर का एकदम नोट्स बनाया गया है। ठीक है, एकदम अपडेटेड नोट्स है। अब चलते हैं, पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन आपका ई गवर्नेंस से है। ठीक है, तो कह रहा है कि ई गवर्नेंस नागरिकों को सरकारी सेवाएं ऑनलाइन प्रदान करता है। बिल्कुल बात सही है। ठीक है, आज के ज़माने में ई गवर्नेंस बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, दूसरा कह रहा है कि ई गवर्नेंस से भ्रष्टाचार की संभावना घटती है। बिल्कुल बात सही है। आज ही आप सब देख लीजिए कि सरकार अगर कोई पैसा पब्लिक को देना चाहती तो डायरेक्ट उसके खाते में ट्रांसफ़र कर देती है ना। जो बीच वाले लोग थे उन सबका पत्ता कट गया है। ठीक है, तो ये क्या ई गवर्नेंस का हिस्सा है। तो दोनों बात सही है। ठीक है, तो पहला और दूसरा दोनों स्टेटमेंट सही है। देखिए, ई गवर्नेंस नागरिकों को नागरिक सेवाओं को पारदर्शिता, तीव्रता और विश्वसनीयता के साथ ऑनलाइन उपलब्ध कराता है, जिससे भ्रष्टाचार में कमी आती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। कह रहा कि एक्सेल में सेल एड्रेस जैसे A1 B2 का मतलब होता कॉलम और रो। बिल्कुल बात सही है ना। तो आप जानते हैं जो सेल आपका बनता है ना, दो चीज़ से मिलकर बनता है, एक होता कॉलम, एक होता है रो। ये जो इधर का जो होता है, जो हॉरिजेंटल होता है ना, वो रो होता है। ठीक है, इसको गिनती से रिप्रेजेंट करते हैं। जो कॉलम होता है उसको ABCD से बताते हैं। तो ए वाला क्या कॉलम है, A1 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, रो है, पहला पंक्ति। ठीक है, तो पहला तो सही है। ठीक है, कह रहा कि एक्सेल केवल वर्ड प्रोसेसिंग का काम, देखिए वर्ड प्रोसेसिंग का काम किसका होता है, MS वर्ड का होता है। ये डाटा को प्रेजेंट करता है। ठीक है, तो ये बात गलत है, वैसे भी यहाँ केवल लिख दिया गया है। ठीक है, तो केवल पहला स्टेटमेंट क्या बन जाएगा, सही बन जाएगा। आप सब देख सकते हैं कि एक्सेल एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम है जो टेबल्स और कैलकुलेशन के लिए प्रयोग होता है। वर्ड प्रोसेसिंग केवल किस में होता है, MS वर्ड में होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा कि Ctrl+U कमांड वर्ड में टेक्स्ट को अंडरलाइन करने के लिए कहता है। बिल्कुल बात सही है। जैसे अगर कोई चीज़ लिखा है, जैसे वर्ड लिखा है, इसके नीचे ऐसा अंडरलाइन करना है तो Ctrl+U दबा देंगे। ठीक है, MS वर्ड एक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है, ये बात गलत है। ठीक है, MS वर्ड कैसा है, वर्ड प्रोसेसिंग होता है। MS एक्सेल होता है। ठीक है, तो यहाँ भी कौन सा हो जाएगा, C ऑप्शन, केवल पहला सही है। दोस्तों अभी जो 10 क्वेश्चन है थोड़ा आसान क्वेश्चन है। ठीक है, इसके बाद सब क्वेश्चन हाई लेवल का आएगा। देखिए, Ctrl+U का प्रयोग अंडरलाइन करने के लिए और Ctrl+I का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, इटैलिक के लिए, ऐसे तिरछा जो लिखता है ना। और Ctrl+B का प्रयोग बोल्ड करने के लिए, एकदम मोटा मोटा ऐसे लिखेगा। ठीक है, और MS वर्ड एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है, जबकि स्प्रेडशीट किसका है, MS एक्सेल का। ठीक है, ये सबको पता है। कह रहा कि ईमेल का मुख्य प्रोटोकॉल SMTP है। बिल्कुल बात सही। SMTP का प्रयोग ईमेल को भेजने के लिए करते हैं। ठीक है, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ये तो सही है। IMAP और POP3 ईमेल भेजने के लिए, देखिए ये गलत है। IMAP मतलब इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल,
पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल वर्जन 3, है ना, इन दोनों का प्रयोग ईमेल को रिसीव करने के लिए करते हैं, ठीक है, ना कि भेजने के लिए, ठीक है। तो दूसरा स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। और अच्छा, दोनों में अंतर भी आप सबको बताए थे कि ये लोड कर लेता सर्वर से, और सर्वर पे फिर क्या कर देता डिलीट, जबकि IMAP क्या कहता है सर्वर पर ही इसका प्रोग्राम बना रहता है, वहीं पर ही पढ़ता है, ठीक है। तो बशर्ते दूसरा गलत है और पहला सही है, तो कौन सा स्टेटमेंट हो जाएगा? सी वाला। देखिए SMTP ईमेल को भेजने का प्रोटोकॉल है, और IMAP और POP3 ईमेल को प्राप्त करने का मतलब रिसीव करने का, ठीक है। कह रहा कि कैसे मेमोरी सबसे तेज होती है, बिल्कुल बात सही होती है। अगर रजिस्टर नहीं है तो कैसे ही सबसे तेज होती है, ठीक है। और कैसे मेमोरी CPU और RAM के बीच डेटा स्टोर करती है, ये भी बात सही है, ठीक है। तो आपका पहला स्टेटमेंट का बन जाएगा, सही बन जाएगा। देखिए कैसे मेमोरी सबसे तेज मेमोरी होती है, और यह फ्रिक्वेंटली यूज डेटा को CPU और RAM के बीच स्टोर करती है ताकि प्रोसेसिंग और तेज हो सके, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 6। देखिए UPI को NPCI द्वारा विकसित किया गया है, बिल्कुल बात सही है, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा, ठीक है। RTGS का उपयोग 500 रुपये के ट्रांजेक्शन के लिए किया जाता है, नहीं, RTGS की सीमा बहुत ज़्यादा बड़ा होता है, ठीक है। इसके अंतर्गत कितना रुपये मिनिमम भेज सकते हैं? 2000। एक गलत है दूसरा, और पहला स्टेटमेंट सही है, तो यहाँ पर भी कौन सा बन जाएगा? सी, ठीक है। देखिए UPI इंस्टेंट पेमेंट प्रणाली है जिसे NPCI ने विकसित किया है, और RTGS रियल टाइम ग्रॉसमेंट सेटलमेंट, है ना, के माध्यम से कितना रुपए आप भेज सकते हैं। सॉरी, ऊपर हमने 2000 बताया था ना, 2000 नहीं रहेगा, 2 लाख रहेगा, ठीक है, मिस्टेक हो गया था ऊपर। तो ऊपर कितना बताएंगे? 2 लाख, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7। वायरस कंप्यूटर में बिना अनुमति के घुसने वाला प्रोग्राम, बिल्कुल बात सही है। वायरस आप सबसे थोड़ी ना पूछ के घुसेगा कि हम आ रहे हैं, ठीक है। दूसरा कि वायरस केवल हार्ड डिस्क को नुकसान पहुंचाता है, रैम को नहीं, ये बात गलत है। हार्ड डिस्क को केवल ही नहीं, ठीक है, तो जितने भी फाइल वाइल होते हैं सबको भी नुकसान कर देता है। तो सी ऑप्शन हो जाएगा, केवल आप सबका सी वाला सही है, पहला सही है। कह रहा कि वायरस एक खतरनाक प्रोग्राम होता है जो कई प्रकार की मेमोरी व सिस्टम को नुकसान पहुंचा सकता है। ये केवल हार्ड डिस्क तक सीमित नहीं होता, ठीक है, फाइल वाइल जितना मिलेगा सबको नुकसान पहुंचा देगा। क्वेश्चन नंबर 8। कर कि साइबर सुरक्षा का उद्देश्य डाटा की रक्षा करना है, बिल्कुल बात सही है, ठीक है। और मजबूत पासवर्ड, एंटीवायरस और फायरवॉल साइबर सुरक्षा के उपाय, बिल्कुल बात सही है। इन सब के माध्यम से हम कुछ हद तक अपने सिस्टम को सुरक्षित बना सकते हैं, ठीक है। तो कौन सा स्टेटमेंट हो जाएगा? दोनों सही हो जाएगा, ठीक है। देखिए साइबर सुरक्षा डिजिटल डेटा को सुरक्षित रखने की एक तकनीकी है जिसमें पासवर्ड, एंटीवायरस, फायरवॉल आदि का प्रयोग करके हम अपने सिस्टम को सुरक्षा प्रदान कर सकते हैं। कह रहा कि AI मनुष्यों की तरह सोचने वाली मशीनें बनाता है, बिल्कुल बात सही है। AI केवल गेमिंग और रोबोटिक्स तक सीमित नहीं, यहाँ देखिए गेमिंग और रोबोटिक्स तक नहीं, एजुकेशन हो गया, है ना, और हो गया जैसे बड़े बड़े मेडिकल हो गया डिपार्टमेंट, हर जगह किया जाता है। आजकल आने वाले समय में AI की दुनिया बहुत बड़ा होगा, ठीक है। तो इसके देखिए यहाँ पर सीमा मतलब बाउंड्री लगा दिया कि केवल गेमिंग और रोबोटिक्स, गलत है, ठीक है। तो कौन सा हो जाएगा? सी ऑप्शन हो जाएगा, केवल पहला स्टेटमेंट सही था। देखिए AI का प्रयोग हेल्थ केयर में होता है, ठीक है, एजुकेशन में, ट्रांसपोर्ट में, बैंकिंग में, बहुत सारे जगह किया जाता है इसका प्रयोग। क्वेश्चन नंबर 10। कह रहा कि HTTP के लिए पोर्ट नंबर 443 का प्रयोग करता है,
बिल्कुल बात सही है, ठीक है, ऐसे बीपीयू में आया था। और एफटीपी के लिए 21 का प्रयोग होता पोर्ट नंबर, बिल्कुल बात सही, दोनों सही है, ठीक है। तो कौन सा स्टेटमेंट बन जाएगा, पहला ऑप्शन सही बन जाएगा, दोनों सही। देखिए एचटीटीपी एक सुरक्षित प्रोटोकॉल होता है ना, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल सिक्योर, सुरक्षित ब्राउजिंग के लिए 443 पोर्ट का प्रयोग करता है, मतलब पोर्ट नंबर। और जबकि एफटीपी मतलब फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल किसका प्रयोग करता है, पोर्ट नंबर 21 का। क्वेश्चन नंबर 11, तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटरों में इंटीग्रेटेड सर्किट जिसको बोलते आईसी का प्रयोग हुआ था, जिससे कंप्यूटर की गति और विश्वसनीयता में भारी सुधार हुआ। बिल्कुल बात सही। देखिए पहले में वैक्यूम आया था, ठीक है, दूसरे में ट्रांजिस्टर आया था, तीसरे में आईसी सर्किट आया था, ठीक है, चौथी में माइक्रो प्रोसेसर आया था, पाँचवें में एआई आ गया, ठीक है, और बड़े बड़े लैंग्वेज भी आ गया है ना। और दूसरा कह रहा है कि चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर में एआई इंटेलिजेंस का प्रयोग पहली बार हुआ था, जिससे वे स्वयं निर्णय लेने लगे थे। ये बात गलत है, चौथी पीढ़ी में नहीं हुआ था एआई का प्रयोग, किस में हुआ था, पाँचवीं पीढ़ी में, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन बन जाएगा, सी ऑप्शन बन जाएगा, केवल आप सबका पहला सही है, ठीक है। तीसरी पीढ़ी में आईसी का प्रयोग हुआ था, ठीक है, लगभग कितना 1965 से 71 के बीच, जिससे स्पीड और एफिशिएंसी बढ़ी। एआई का प्रयोग पाँचवीं पीढ़ी में हुआ था, ना कि चौथी पीढ़ी में। क्वेश्चन नंबर 12, एक्सेल का वी लुकअप फंक्शन एक वर्टिकली कॉलम में डेटा को खोजने के लिए किया जाता है। बिल्कुल बात सही है, वी लुकअप वर्टिकली खोजता है, जबकि एच लुकअप हॉरिजेंटल में खोजता है, और एक्स लुकअप दोनों में खोजता है, ठीक है। तो पहला तो सही है। वी लुकअप केवल उसी स्थिति में काम करता है जब खोजा जा रहा वैल्यू सबसे पहले कॉलम में मौजूद हो, ये भी बात सही है, ठीक है। तो दोनों स्टेटमेंट का बन जाएगा, सही बन जाएगा, ठीक है। तो पहला ऑप्शन हो जाएगा सही। आप सब देख सकते हैं कि वी लुकअप केवल तभी काम करता है जब लुकअप वैल्यू पहला कॉलम हो, इसी कारण हॉरिजेंटल डेटा पर काम नहीं करता है। उसके लिए कौन सा होता है, एच लुकअप, ठीक है, जो हॉरिजेंटल में खोजता है, और एक होता है एक्स लुकअप जो दोनों में खोजता है, वर्टिकली में और हॉरिजेंटल में, दोनों में। क्वेश्चन नंबर 13, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में GUI आधारित इंटरफेस होता है जो उपयोगकर्ता को ग्राफिकल आइकन व मेन्यू से कार्य करने की सुविधा देता है। बिल्कुल बात सही, ये क्वेश्चन विंडोज से लिया गया है, ठीक है। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम पूरी तरह कमांड लाइन आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम है, जिसमें केवल टेक्स्ट कमांड्स का प्रयोग होता है। नहीं, ये बात गलत है, टेक्स्ट का प्रयोग केवल नहीं होता, ठीक है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन हो जाएगा, केवल पहला स्टेटमेंट सही है। देखिए विंडोज एक GUI ग्राफिकल यूजर इंटरफेस आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम है, जबकि कमांड लाइन इंटरफेस DOS जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम में होता है। विंडोज में CMD विकल्प के रूप में होता है, मुख्य रूप से नहीं। क्वेश्चन नंबर 14 करा कि Ctrl+Shift+Escape टास्क मैनेजर को तुरंत खोलने के लिए प्रयोग होता है। बिल्कुल बात सही है, Ctrl+Shift+Escape का प्रयोग करके आप टास्क मैनेजर को ओपन कर सकते हैं। और Alt+ या 4 का प्रयोग केवल फोल्डर को रीनेम, ये गलत है, फोल्डर को इसके माध्यम से रीनेम नहीं होता, इसके माध्यम से विंडोज बंद होता है, ठीक है। तो दूसरा गलत है और पहला सही है। तो किस ऑप्शन पर आएंगे, सी ऑप्शन पर। देखिए Ctrl+Shift+Escape क्या खुलता है, टास्क मैनेजर को खोलने के लिए एक शॉर्टकट की है, जबकि Alt+F4 का प्रयोग विंडोज में प्रोग्राम को बंद करने के लिए होता, ना कि रीनेम करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, कह रहा कि फिशिंग ईमेल वह होती है जो यूजर को धोखा देकर उसकी निजी जानकारी को चुराने का प्रयास करती है। बिल्कुल बात सही है, फिशिंग के माध्यम से धोखाधड़ी होता है ना, जैसे आप सबको ईमेल भेजा जाएगा, फ्रॉड ईमेल भेजा जाएगा, SMS भेजा जाएगा ना, इसके माध्यम से आप सबके मोबाइल कंप्यूटर को हैक किया जाता है। तो इसीलिए कहा जाता है ना, बिना सोचे समझे किसी भी लिंक को आप सब
ओपन मत कीजिए, ठीक है। फिशिंग ईमेल आमतौर पर विश्वसनीय होते हैं, जैसे बैंक, सरकारी संस्था आदि के नाम से आती है और यूजर भ्रमित हो जाते हैं। बिल्कुल बात सही है। आप सबको ऐसा ईमेल भेजा जाएगा ना कि हाँ लगेगा कि कोई मतलब एकदम ओरिजिनल चीज़ आया, कोई सरकार का नोटिस आया है, कोई बैंक का कोई नोटिस आया है ना, तो आप सब विश्वास उस पर कर लेते हैं और उसको ओपन करते हैं, तो आप सबका पूरा सिस्टम इन्फेक्ट हो जाता है, ठीक है। तो दूसरा भी आप सबका सही है ना। अगर विश्वसनीय बनकर नहीं आएगा तो कोई खोलेगा थोड़ी नहीं। देखिए, फिशिंग ईमेल में धोखाधड़ी का उद्देश्य छिपा होता है और ये भरोसेमंद संस्थाओं के नाम पर भेजी जाती है, जिससे यूजर जानकारी साझा कर दें, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ट्रोजन हॉर्स एक ऐसा प्रोग्राम होता है जो उपयोगी प्रोग्राम की तरह दिखता है, लेकिन छिपे हुए वायरस को एक्टिव करता है। बिल्कुल बात सही है। देखिए, ट्रोजन हॉर्स क्या होता है, एकदम ऐसा लगेगा ना कि ये चीज़ एकदम ओरिजिनल ही है, ओरिजिनल सॉफ्टवेयर ही है, ठीक है। और जैसे आप इसको ओपन करते हैं आपके सिस्टम में घुस जाता है, तो ये भी बात सही है। ट्रोजन हॉर्स स्वतः ही एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर फैल सकता है, जैसे वार्म। ये बात गलत है, ठीक है। वार में तो स्वतः मतलब फैलने वाला वायरस होता है, लेकिन ट्रोजन हॉर्स ये यूजर के माध्यम से फैलता है, ठीक है। तो सी वाला सही हो जाएगा, केवल पहला स्टेटमेंट सही है। देखिए, ट्रोजन हॉर्स खुद फैलता नहीं है, ये यूजर द्वारा मैन्युअली खोला जाता है। वार्म अपने आप फैलने वाला सक्षम वायरस है, ठीक है, मैलवेयर होता है। क्वेश्चन नंबर 17, क्लाउड कंप्यूटिंग में इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस, क्लाउड कंप्यूटिंग से है ना, जिसको बोलते हैं IaaS मॉडल्स यूजर्स को वर्चुअल मशीन, नेटवर्क्स, स्टोरेज जैसे सभी मूलभूत सेवाएं प्रदान करती है। बिल्कुल बात सही है। इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस मॉडल में यूजर्स को ऑपरेटिंग सिस्टम, सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन और सिक्योरिटी सभी चीज़ें क्लाउड प्रोवाइडर द्वारा दी जाती है। नहीं, ये सब चीज़ें इसको नहीं दी जाती है, ठीक है। तो केवल आप सबका पहला सही हो जाएगा, ठीक है। तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा, केवल पहला सही है। IaaS में यूजर को हार्डवेयर लेवल रिसोर्सेज मिलते हैं, बाकी चीज़ें जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम, ऐप, सिक्योरिटी यूजर्स को खुद मैनेज करनी होती है, ठीक है। और पास में क्या दिया जाता है, आप सबको प्लेटफार्म दिया जाता है ना, पास मतलब प्लेटफार्म एज ए सर्विस। ये भी पार्ट होता है किसका, क्लाउड कंप्यूटिंग का, ठीक है। आप सबको एक स्पेशल वीडियो में इसको बताए हैं। 18 क्या है कि AI मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीनों को सोचने और निर्णय लेने की क्षमता प्रदान करता है, सही है। मशीन लर्निंग AI की एक उप शाखा है। देखिए, ऐसे स्टेटमेंट आप सबसे पूछा गया था पेपर में, ठीक है। तो दोनों बात सही है, तो पहला आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। देखिए, मशीन लर्निंग जो होता है ना, AI का एक हिस्सा होता है और ये डेटा एनालिसिस के आधार पर निर्णय लेना सीखता है, जिससे मशीनें बुद्धिमान बनती है। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा कि TCP पोर्ट 53 का उपयोग DNS मतलब डोमेन नेम सिस्टम सेवा के लिए किया जाता है, सही है। और टेलनेट सेवा का उपयोग सिक्योर रिमोट लॉगिन के लिए किया जाता है, और ये TCP पोर्ट 443 का प्रयोग करता है, एक गलत है ना। अच्छा, TCP 443 का प्रयोग कौन करता है, HTTPS करता है, ठीक है। तो टेलनेट उतना ज़्यादा सिक्योर नहीं होता, तो केवल कौन सा सही हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है। तो आप सब यहाँ देख सकते हैं कि DNS या TCP UDP मतलब यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल, दोनों में पोर्ट 53 चलता है। टेलनेट असुरक्षित होता है और पोर्ट 23 पर चलता है। तो टेलनेट का पोर्ट नंबर कितना होता है, 23। सिक्योर लॉगिन के लिए SSH जो कि इसका पोर्ट नंबर कितना 22, या HTTPS जिसका पोर्ट नंबर है 443 का प्रयोग करता है, ठीक है। तो पोर्ट नंबर आप सबको याद होना चाहिए क्योंकि पूछा गया पेपर में। इंडेक्स फंक्शन डेटा की एक टेबल से किसी सेल का वैल्यू निकालता है, जबकि मैच वैल्यू की पोजीशन को बताता है। ये देखिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है।
इंडेक्स मैच का कॉम्बिनेशन वी लुकअप से बेहतर होता है क्योंकि ये दोनों दिशाओं में और हॉरिजेंटल में काम करता है। ये भी बात सही है। तो यहाँ पर कौन सा सही हो जाएगा, पहला आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए इंडेक्स प्लस मैच वी लुकअप की तुलना में अधिक लचीला और शक्तिशाली होता है, विशेषकर जब वी लुकअप वैल्यू फर्स्ट कॉलम में ना हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21, भारत में आईटी एक्ट 2000 साइबर अपराधों और इलेक्ट्रॉनिक्स लेन देन को रेगुलेट करने के लिए बनाया गया। बिल्कुल बात सही, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस एक्ट के तहत केवल ईमेल स्पैमिंग और कंप्यूटर वायरस ही अपराध माने जाते हैं। गलत बात है ना, जितने भी मतलब ऑनलाइन धोखाधड़ी होता है, ठीक है, साइबर बुलिंग होती है, ये भी आता है। मतलब अगर आप ऑनलाइन के माध्यम से किसी को मतलब परेशान करते हैं, है ना, किसी के पास बार बार मैसेज भेजते हैं, कॉल करते हैं, गाली गलौज करते हैं, तो सब ये सब भी इसी में आता है। ठीक है, तो केवल आप सबका हो जाए पहला सही है, दूसरा गलत है। ठीक है, देखिए आईटी एक्ट 2000 आपसे केवल यही पूछा गया था कि आईटी एक्ट आया कब था, तो 2000 में। बहुत व्यापक है और इसमें हैकिंग हो गया, आइडेंटिटी थेफ्ट हो गया, डाटा ब्रेच हो गया, ऑनलाइन फ्रॉड हो गया, ये सब शामिल है, ना कि केवल स्पैमिंग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22, डिजिटल डॉक्यूमेंट को प्रमाणित करने के लिए प्रयोग होता है और ये डेटा की अखंडता सुनिश्चित कर। बिल्कुल बात सही है। आप सब अगर पेपर होता है तो आप सब उस पर तो अपना सिग्नेचर कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन जो डिजिटल पेपर होता है, डॉक्यूमेंट होता है, जैसे पीडीएफ हो गया ना, इन सब में भी डिजिटल सिग्नेचर होता है। ठीक है, जो कि उस पेपर को क्या करता है, प्रमाणित करता है। डिजिटल सिग्नेचर में पब्लिक की होता है ना, का प्रयोग डेटा को इनक्रिप्ट करने के लिए किया जाता है। क्या बात सही है? देखिए डिजिटल सिग्नेचर में पब्लिक की का प्रयोग डेटा को इनक्रिप्ट नहीं करता, सिक्योर करता है। ठीक है, वेरीफाई करता है। ठीक है, तो केवल सी सही हो जाएगा। देखिए डिजिटल सिग्नेचर निजी की, जिसको बोलते हैं प्राइवेट की, से साइन किया जाता है और पब्लिक की से वेरीफाई किया जाता है। पब्लिक की इनक्रिप्ट करने के लिए नहीं होता बल्कि वेरीफाई करने के लिए होती है। क्वेश्चन नंबर 23, OTP एक समय संवेदी पासवर्ड है जिसका प्रयोग प्रमाणीकरण करने के लिए किया जाता है। सही है, OTP को केवल यूजर्स नेम और पासवर्ड से अधिक सुरक्षित माना जाता है। ध्यान देना, ये केवल लिखा है, हर जगह OTP सुरक्षित ये भी नहीं होता है। ठीक है, केवल किसके, यूजर नेम और पासवर्ड से। जैसे जब आप सब पासवर्ड डालते मोबाइल में, ये जो यूजर नेम होता है ना, उससे तो सुरक्षित होता ही है, क्योंकि यह एक बार उपयोग करने के बाद अमान्य हो जाता है। बिल्कुल बात सही है। ठीक है, अगर आप सबसे ऐसा कि हर तरीके से OTP सुरक्षित है, तो ये बात गलत है। ठीक है, देखिए OTP का मतलब कहता है वन टाइम पासवर्ड, एक बार प्रयोग होता है, इसलिए ये अस्थायी पासवर्ड से अधिक सुरक्षित माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 24, ब्लॉकचेन एक विकेंद्रित तकनीकी है जो क्रिप्टोग्राफिकली सुरक्षित लेन देन का रिकॉर्ड रखती है। बिल्कुल बात सही है। अच्छा, आप सबके पेपर में ना ब्लॉकचेन से भी क्वेश्चन आया था। ठीक है, ब्लॉकचेन में एक बार डाला गया डेटा बदला जा सकता है, जिससे इसकी पारदर्शिता घट जाती है। देखिए जो ब्लॉकचेन तकनीकी होता है ना, बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी होता है। क्यों सिक्योरिटी होता है? क्योंकि इसमें आप एक बार डेटा को डाल देंगे ना, तो उसको आप चेंज दोबारा नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो पहला आपका सही हो जाएगा, दूसरा आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, देखिए ब्लॉकचेन डेटा अपरिवर्तनीय होता है, एक बार लिखा गया डेटा इसमें बदला नहीं जाता, जिससे इसकी पारदर्शिता और सुरक्षा बढ़ती है, जिसके माध्यम से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25, फायरवॉल नेटवर्क को बाहरी खतरों से बचाता है जो एंटीवायरस सिस्टम के भीतर मौजूद मालवेयर को हटाता है। सही है, दोनों को मिलाकर मतलब एंटीवायरस और फायरवॉल उपयोग करने से सुरक्षा की बहुस्तरीय प्रणाली सिक्योर मानी जाती है। बिल्कुल बात सही है, अगर दोनों को मिलाकर आप काम करेंगे तो बिल्कुल बात सही, एंटीवायरस आपके सिस्टम के अंदर काम करेगा, जबकि फायरवॉल बाहरी चीज़ों से क्या करता है, सुरक्षा, तो आप सबका सिस्टम और ज़्यादा सुरक्षित होगा। ठीक है,
फायरवॉल और एंटीवायरस दोनों अलग अलग हैं, लेकिन ये क्या है, पूरक कार्य हैं इनके ना, जो मिलकर सिस्टम को बेहतर सुरक्षा प्रदान कर सकते हैं। तो आप कह सकते हैं एक तो बाहर वाली हो जाएगा, एक तो अंदर वाली हो जाएगा ना। एंटीवायरस अंदर काम करेगा और फायरवॉल का बाहर काम करेगा। सोशल इंजीनियरिंग साइबर क्राइम का एक तरीका है जिसमें इंसानों को धोखा देकर गोपनीय जानकारी चुराई जाती है। बिल्कुल बात है। सोशल इंजीनियरिंग से आप सब में क्वेश्चन पूछा गया। इसमें क्या होता है ना, जैसे कोई आप सबसे कॉल पे मैनेज करे, है ना, आप सबको एकदम अच्छे से बहका दे। कभी कभी होता है ना कॉल के माध्यम से, जैसे आप ये अपराध बहुत ज़्यादा बढ़ गया है अभी सुर्खियों में। आप सब जब कॉल किसी के पास लगाएंगे ना तो आपको सजेशन देता है कि आप किसी को बहकावे में ना आए, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं साइबर बुलिंग। कहते हैं कि हम सीबीआई बोल रहे हैं, जज बोल रहे हैं, है ना, तो आप सबको अरेस्ट किया जाएगा। ऐसे आप सबको भड़का देते, आप सब भाग जाते हैं, ठीक है। तो इसी को अंतर्गत आता है कौन, सोशल इंजीनियरिंग, है ना। और सब का कॉन्फिडेंस इतना हाई होता है ना कि पूछिए मत। तो पहला तो सही है, इसमें तकनीकी हैकिंग की आवश्यकता नहीं होती है क्योंकि मुख्य फोकस इंसानी कमजोरी पर डालता है। ये भी बात सही है। जैसे इंसान को परख लेते हैं, ठीक है, एक ऐसा इंसान है, आप सबको अपनी बात में इतना डील कर लेंगे कि आप उनकी बात में भाग जाएंगे। आप सबसे 2000 3000 10,000 मांगेंगे, आप उठाकर आराम से दे दोगे। आप सोचोगे कि हमारा जैसे रिश्तेदार ही है, ठीक है। तो यहाँ पर दोनों बात सही है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। एक किसके अंतर्गत आता है, सोशल इंजीनियरिंग के अंतर्गत आता है। एक क्या होता है, साइकोलॉजिकल मैनिपुलेशन के माध्यम से यूजर से पासवर्ड OTP आदि निकलवाने की तकनीकी है, ठीक है। तो आप सबसे कॉल पे ऐसे बात करेंगे, आप सबका पर्सनल नंबर मांग लेंगे, OTP मांग लेंगे, ठीक है, बैंक डिटेल मांग लेंगे, कहेंगे कि आप दे दीजिए, आपके खाते में 10 लाख 5 लाख 4 लाख भेज देंगे। तो आप सब बहकावे में आ जाते हैं तो दे देते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा कि विंडोज रजिस्ट्री OS मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम की एक डेटाबेस सिस्टम है जिसमें हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और यूजर सेटिंग का विवरण होता है। बिल्कुल बात सही, बहुत इंपॉर्टेंट है। कह रहा कि रजिस्ट्री को अनजाने में बदलना सिस्टम क्रैश या बूट फेलियर्स का कारण बन सकता है। ये भी बात सही है। तो दोनों सही यहाँ लिखा है, ठीक है। देखिए आपके पेपर में भी ऐसा होता है, सब क्वेश्चन जो 15 क्वेश्चन आता है कंप्यूटर का ना, 15 में 15 कठिन नहीं होता है, ठीक है। हाँ आजकल जो आ रहा है आधे ज़्यादा कठिन आ रहा है, ठीक है। पहले क्या होता था, 2-4 क्वेश्चन कठिन होता था, आज क्या कर रहा है, 50% से ज़्यादा कठिन डाल रहा है और 40% ईजी डाल रहा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, बायस। ये देखिए ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप सब लिख लीजिए, ठीक है। बायोस UEFI दोनों सिस्टम बूट करने के लिए उपयोग होते हैं। बिल्कुल बात सही। आधे लोग तो UEFI का नाम ही नहीं सुने होंगे, ठीक है, जबकि इसका भी प्रयोग किया जाता है बूटिंग करने, क्योंकि ये इसका एडवांस रूप है। UEFI बायोस की तुलना में अधिक आधुनिक है और ग्राफिकल इंटरफेस 2 TB से बड़ी डिस्क को सपोर्ट और सुरक्षित बूटिंग जैसे विशेषताएं प्रदान करता है। बिल्कुल बात सही है। तो यहाँ पर दोनों सही हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन बन जाएगा ए। UEFI बायोस का एडवांस वर्जन है, ठीक है, जो हाई सिक्योरिटी और स्पीड प्रदान करता है। तो इसे आप सब लिख लीजिए, बहुत इम्पोर्टेंट है। यदि जान रहे तो कोई बात ही नहीं है। कह रहा कि SSD में कोई मूविंग पार्ट नहीं होता है। बिल्कुल बात सही। और ये अधिक तेज और टिकाऊ होता है, ठीक है, सही है। और HDD डेटा पढ़ने के लिए घूमने वाले डिस्क का उपयोग करता है जिससे यह धीमा और नाजुक हो जाता है। ये भी बात सही। तो SSD जो होता है ना, सॉलिड स्टेट ड्राइव, HDD से तेज होता है और टिकाऊ भी होता है, ठीक है। और आप कर सकते हैं HDD धीमा होता है ना। SSD तेज होता है, हल्का होता है और शॉक रेजिस्टेंट होता है, जबकि HDD क्या होता है, सस्ता होता है और कैसा होता है, धीमा होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30
कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस्केप विंडोज में टास्क मैनेजर को तुरंत खोलने के लिए किया जाता है। क्या बात सही है? कहा कि अल्ट प्लस टैब का प्रयोग विंडोज स्विचिंग करने के लिए होता है। तो बताइए कौन सा सही हो जाएगा? तो यहाँ पर दोनों करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, दोनों शॉर्टकट के महत्वपूर्ण कीबोर्ड शॉर्टकट है और उत्पादकता को बढ़ाते हैं। इसका मतलब देखिए यहाँ बताया नहीं आप सबको। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस्केप क्या खुलता है? टास्क मैनेजर। ठीक है, और अल्ट प्लस टैब का प्रयोग विंडोज स्विचिंग करने के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 31। NTFS एक आधुनिक फाइल सिस्टम है जो फाइल परमिशन, इंक्रिप्शन और लॉगिन को सपोर्ट करता है। सही है। FAT32 केवल 4 GB तक की फाइल साइज को सपोर्ट करता है, जिससे कि यह बड़ी फाइल्स के लिए अनुपयुक्त हो जाता है। देखिए केवल लगा, आप सब जब केवल लगा ना तो आप सब कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, और ऐसे क्वेश्चन आते हैं यहाँ आप सबको आसान लगेगा, लेकिन जब पेपर में बैठेंगे ना तो हालत ख़राब हो जाता है ऐसे क्वेश्चन से। ठीक है, तो ये भी बात सही है। ठीक है, तो दोनों सही है, तो ऑप्शन ए बन जाएगा। केवल कितने GB तक सपोर्ट करता है? 4 GB, और जब 4 GB से बड़ा हो जाता है तो यह उपयोगी या अनुपयुक्त हो जाता है। NTFS एडवांस OS के लिए बेहतर होता है, जबकि FAT32 को पोर्टेबल ड्राइव में ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। इसका प्रयोग ज़्यादा क्या होता है? फाइल एलोकेशन टेबल। ठीक है, पोर्टेबल ड्राइव में। 32 कह रहा कि QR कोड 2D होते हैं और अधिक जानकारी स्टोर कर सकते हैं। बिल्कुल बात सही, QR कोड क्विक रिस्पॉन्स। ठीक है, बार कोड 1D होते हैं और केवल संख्यात्मक डेटा को स्टोर कर सकते हैं। ये भी बात सही है, तो केवल पहला आपका सही होगा। ठीक है, पहला मतलब दोनों सही है। QR कोड स्कैन करने पर वेबसाइट हो गया, ठीक है, टेक्स्ट हो गया, कॉन्ट्रैक्ट हो गया इत्यादि, ये सब खोल सकते हैं, जबकि बार कोड सीमित होता है। ठीक है, 32 क्या है? AI मॉडल्स में बायस आ सकता है यदि उन्हें पक्षपातपूर्ण डेटा से ट्रेन किया। बिल्कुल बात सही है, बायस तो आ ही सकता है। बायस भविष्यवाणियों में असमानता या भेदभाव का कारण बन सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब क्वेश्चन। आप सबसे ना ये सब असर्शन रीजन बना सकता है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन का तो पहला आपका सही है, क्योंकि आप सब देख रहे थे ना कि जो आप सबके पेपर में असर्शन रीजन से 3 से 4 क्वेश्चन पूछ रहा है आयोग। ठीक है, असर्शन रीजन पूछने का मतलब यही है कि आप सबको बहुत डीप में जानकारी होना चाहिए। 34 क्या है कि सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर फिशिंग, स्कैम और डेटा चोरी जैसे खतरे अधिक होते हैं। बिल्कुल बात सही है। ठीक है, तो आजकल आप सब जान रहे हैं किसी का यूट्यूब भी चैनल ही हैक हो जाता है, किसी का इंस्टाग्राम चैनल हैक हो जाता है ना, किसी का फेसबुक चैनल ही हैक हो जाता है। तो ये सब कहाँ होता है? ज़्यादा सोशल मीडिया, क्योंकि आप जानते हैं सोशल मीडिया ना बहुत जल्दी एक दूसरे तक रीच प्रदान करता, पहुँच, है ना, क्योंकि वहाँ पर भी बहुत सारे लोग अपनी निजी जानकारी भी उसमें शामिल कर देते हैं ना, कि हम कहाँ कहाँ से पढ़े हैं, कहाँ से डिग्री लिए हैं, क्या कर रहे हैं। ठीक है, यूजर्स को प्राइवेसी सेटिंग और 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन का प्रयोग इन खतरों से बचने के लिए करना चाहिए। बिल्कुल बात सही है, तो जो 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन है इसका प्रयोग आप सब कर सकते हैं। ठीक है, खतरों से बचने के लिए। देखिए सोशल मीडिया के साथ साइबर थ्रेट्स भी बढ़े हैं, लेकिन सावधानी से बहुत कुछ रोका जा सकता है ना। अगर थोड़ी सी भी लापरवाही हुई तो आप सबका यूट्यूब चैनल, आप सबका सोशल मीडिया चैनल हैक हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा कि पेमेंट गेटवे SSL और TLS इनक्रिप्शन का प्रयोग करता ताकि लेन देन सुरक्षित रहे। बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यदि SSL या TLS नहीं हो तो पेमेंट डेटा को मिडिल मैन द्वारा इंटरसेप्ट किया जा सकता है। बिल्कुल बात सही है। अगर मान लेते हैं आप ट्रांजैक्शन करते हैं उसमें सुरक्षा है ही नहीं तो कोई भी हैक कर सकता है। ठीक है, तो दोनों बात सही है। देखिए SSL TLS से डेटा इनक्रिप्ट होता है जिससे ऑनलाइन पेमेंट सुरक्षित होता है।
एल्गोरिदम स्टेप बाय स्टेप निर्देश होते हैं, जबकि फ्लो चार्ट ग्राफिकल प्लेटफॉर्म होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, एल्गोरिदम को आपको बताए थे, ठीक है। दोनों का प्रयोग प्रोग्रामिंग लॉजिक को दर्शाने के लिए किया जाता है। बात सही है, बहुत इंपॉर्टेंट ये भी है, ठीक है। देखिए फ्लो चार्ट विजुअल रिप्रेजेंटेशनल, एल्गोरिदम क्या होता है, टेक्सटुअल स्टेप बाय स्टेप सेम लॉजिक होता है, ठीक है। 37 क्या है कि IoT डिवाइसेस MQTT और COAP जैसे लाइट वेट प्रोटोकॉल का उपयोग करते हैं, बिल्कुल बात सही। और ये प्रोटोकॉल सीमित बैंडविड्थ और संसाधन वाले डिवाइसेस के लिए उपयुक्त होते हैं, ये भी बात सही है। तो दोनों यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक है। MQTT और कोप मुख्यतः IoT के लिए डिजाइन किए गए हैं, है ना, जो डेटा हल्का और तेज होना चाहिए। 38 क्या है, विंडोज अपडेट माइक्रोसॉफ्ट द्वारा अपडेट और सिक्योरिटी पैच देने के लिए एक स्वचालित सिस्टम है, प्रणाली है, सही है। अपडेट बंद करने से सिस्टम रिस्क में आ जाता है, क्योंकि पुराने सॉफ्टवेयर में सुरक्षा खामियां रह जाती है, ये भी बात सही है। तो दोनों बात सही है, इसलिए आप सबको भी बोला जाता है ना, आप सबके मोबाइल पर भी निर्देश आ जाते हैं कि आप सब अपना जो मोबाइल है आप सब उसको बार बार अपडेट करते रहिए, ठीक है। अपडेट करने से सुरक्षा जो सिस्टम होता है ना बढ़ जाता है ना। देखिए ऑटो अपडेट से सिस्टम अपडेटेड और सुरक्षित रहता है, ठीक है। तो आप सब भी अपना मोबाइल अपडेट करते रहिए। कैश मेमोरी CPU के सबसे नज़दीक होती है और सबसे तेज़ होती है, बात सही है। रैम और HDD के बीच की स्पीड में भारी अंतर होता है, इसलिए रैम को मुख्य मेमोरी कहा जाता है, ये भी बात सही है। तो दोनों सही है, ठीक है। ये सब देखिए लॉजिकल क्वेश्चन है ना। देखिए सबसे तेज अगर इस कैश से भी अगर तेज करें तो रजिस्टर होता है, फिर कैश, फिर रैम, फिर रोम, है ना, उसके बाद सेकेंडरी स्टोरेज। और आज का लास्ट क्वेश्चन, SMTP का प्रयोग ईमेल को भेजने के लिए किया जाता है, जबकि POP3 और IMAP ईमेल को प्राप्त करने के लिए, ये आपको ऊपर भी बता चुके हैं। IMAP ईमेल सर्वर पर स्टोर करता है जिससे कि विभिन्न डिवाइस से एक्सेस किया जा सके, ये भी आप सबको बताए थे ऊपर ही। तो दोनों बात सही है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो दोस्तों आप सब वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपनी राय को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू एंड टेक केयर।